हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन। तो प्यारे साथियों, वीडियो मेंस का एग्जाम कंप्लीट हुआ। हालांकि मैं मैथ्स की जो है आंसर की तो ऑलरेडी एक वीडियो में पहले वाले में डाल चुका हूं। अब अपन इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्वेश्चंस किस किस टाइप के आए हैं और किस वे में उनको सॉल्व किया जा सकता है। वैसे मैथ्स का जो पेपर है वो सिंपल माना जाएगा, एवरेज माना जाएगा, टफ पेपर नहीं था। ठीक है, तो लगभग काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं बच्चे मैथ्स के अंदर। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें थोड़ा सा लेवल था, थोड़े टिपिकल थे। एक क्वेश्चन तो सुपर कन्फ्यूजन वाला था, तो वो तो शायद ही मतलब बहुत कम लोगों के सही हुआ होगा, क्योंकि मिस्र बिन वाला कॉन्सेप्ट था। मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सिलेबस को क्रॉस नहीं किया, बिल्कुल सारी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग थी। और अपन ने अपना जो वीडियो कोर्स था, जिन्होंने कंप्लीट वीडियो का कोर्स लिया था या फिर मैथ्स का स्पेशल कोर्स लिया था, जिन्होंने तसल्ली से उसको देखा है, वो मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो वो नहीं कर पाएगा, ये तय बात है। ठीक है, और उसी अप्रोच से जो हमने वीडियो कोर्स के अंदर, जैसे अपना एप्लीकेशन पर संपूर्ण अंकगणित एडवांस मैथ का वीडियो कोर्स है, उसमें जिस पैटर्न से मैं आपको पढ़ाता हूं उसी पैटर्न से मैं आपको यहां पे सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन जानते हैं कि कैसे आंसर आ सकते हैं। एक दुकानदार एक साइकिल के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 10% बढ़ाकर लिखता है। देखो, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, और ये एमआरपी है या फिर मार्केट प्राइस आप बोल दो। एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% बढ़ाकर रखता है। 100 रुपए अगर क्रय मूल्य है तो वो एमआरपी कितनी रखता है? 110 रुपए। ठीक है, पुनः वह एक ग्राहक को अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर वो 10% की छूट देगा। अब एक बात बताइए, 110 का 10% कितना होता है? 11 रुपए। 11 रुपए छूट देने का मतलब माल कितने में बिका? 99 में। तो बताओ, 100 का माल आपका 99 में बिक रहा है तो हानि होगी। तो आंसर है इसका फर्स्ट की हानि होगी। क्लियर? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि पी और क्यू ने एक साथ एक व्यवसाय आरंभ किया। 3:5 में इनका लाभ है। देखो, लाभ कितना है? 3:5 में। यदि क्यू ने 12 महीने के लिए 80,000 रुपए निवेश किए तो पी ने 72,000 रुपए कितने महीने के लिए निवेश किया? इसका पैटर्न आप जानते हो कि हमेशा न हमेशा पार्टनरशिप के अंदर एक ही फंडा है कि पूंजी को समय से गुणा कर लो। ठीक है, ये तो पी है और ये क्यू है। ओके, पी ने कितने रुपए लगाए हैं? पी ने लगाए हैं 72,000 रुपए। ठीक है, कितने महीने के लिए लगाए हैं वही तो पता करना है। तो पूंजी इंटू समय, टाइम का अपन को पता करना है, बराबर क्यू ने लगाए हैं 80,000 रुपए और कितने महीने के लिए लगाए हैं? 12 महीने के लिए। तो पूंजी इंटू समय, और पूंजी इंटू समय ये लाभ का अनुपात है और ये 3:5 है। ठीक है, चलिए अब देखिए, 3 जीरो से आपका 3 जीरो कट गया, 8 से कट गया ये 10 बार, और 8 से कट गया ये 9 बार, 3 से कट गया ये 3 बार, और 3 से कट गया ये 4 बार। फाइनली 3 इंटू टी 3t अपॉन ये आपका 40 बराबर 3/5। 3 से 3 गया, 40 उधर जाएगा, तो t बराबर 40/5 यानी कि 8 महीने का आपका टाइम रहेगा। ये सुनो, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, अब इस क्वेश्चन को देखना, इसमें काफी लोग कंफ्यूज हुए कि इसको कैसे किया जाए। देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई क्या होगी? देखो, एक वृत्त है। देखिए, ये एक वृत्त है, ये जो कहना चाह रहा है वो मैं आपको समझाऊं, जिसका केंद्र क्या है? O जिसका केंद्र है। ओके, और इसकी जो त्रिज्या है ना वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। P एक स्पर्श रेखा, देखो बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ एक स्पर्श रेखा है और वो वृत्त को P पर स्पर्श करती है। मान लो कि ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु आपका P है। अब यहां से निकलने वाली एक स्पर्श रेखा है, देखिए ये स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा का नाम क्या है? PQ। तो यहां पे अपन लिख देवे Q। अब फिर आगे क्या बोला जो आप देखो, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है। सुनिए, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से ये मिलेगी, तो इसका मतलब इस प्रकार की कंडीशन बनेगी। ये बात आपको समझ में आ गई? एक चीज आप और जानते हो कि केंद्र से, हाँ जी, केंद्र से जो स्पर्श रेखा होती हैं उस पर जो त्रिज्या आती है
वो ऑलवेज एंड ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण बनाती है, ये कंडीशन है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, जो जिन लोगों ने वीडियो कोर्स भी खरीद रखा है या जो लोग पढ़े हैं, ये समकोण हमेशा त्रिज्या स्पर्शरेखा के साथ समकोण बनाती है। अब यहां पे देखिए आप, इसने क्या बोला है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू आपकी 12 सेंटीमीटर है और त्रिज्या के बारे में आप जानते हो 5 सेंटीमीटर। आपको क्या लाना है, आपको लाना है आधार। ओके, तो आधार लाना है, तो आधार क्या हो जाएगा, यानी कि पी क्यू क्या हो जाएगी, बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो ये 144 में से जब 25 जाएंगे तो अंडर रूट 119, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। दिए गए चित्र में सीई कोण ACD का समद्विभाजक है। कोण ए 55 डिग्री है, AB बराबर BC। देखिए AB और BC ये दोनों बराबर है। तब एक बात बताइए, ये कोण 55 है तो ये भी 55 होगा, इतना आप जानते हैं बिल्कुल। अब इस सरल रेखा पर ये कंप्लीट कोण जो है वो कितने का होगा, 180 डिग्री का। 180 डिग्री में से ये 55 डिग्री अगर आप घटा देते हो तो ये जो कोण बचेगा ना, ये इतना इतना, ये बचेगा आपका 125 डिग्री। कितना बचेगा, 125। लेकिन आपको तो पूछा है ACE और ये जो रेखा है ये इस कोण की समद्विभाजक है, तो 125 का आधा करोगे तो 62.5 डिग्री, ये भी 62.5 हो गया, इधर भी 62.5 हो गया, तो डी इसमें जो है आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 62.5 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए, ये तो बहुत सिंपल है। ये बोल रहा है कि 13 बटे में 5 का क्यूब, तो 13 में 5 का क्यूब यानी कि 125, तो 125 का भाग दोगे तो 0.104 आपका राइट आंसर है। क्लियर, कोई बड़ी बात नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है, इसमें पहले साल 5% की वृद्धि हुई, दूसरे साल 8% की कमी हुई और तीसरे साल 3% की वृद्धि हुई। 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो सिंपल सी बात है कि 1 लाख शहर की जनसंख्या थी, ये अपने आप में 100% है, पहले 5% की वृद्धि हुई तो 105% जनसंख्या हो गई, फिर 8% की कमी हुई तो 92% जनसंख्या हो गई, फिर 3% की वृद्धि हुई तो 103% जनसंख्या बन गई। करते करते आपकी जनसंख्या 99,498 पे आ जाएगी, ये आपका राइट आंसर होगा, 99,498। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, कक्षा में बच्चों की औसत आयु क्या है ये पता करना है। 2 कथन दिए कि शिक्षक की आयु बच्चों की संख्या के बराबर वर्ष की है। ठीक है, और यदि शिक्षक की आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। अगर वो कुछ एक भी काम करता ना, कि बच्चों की संख्या देता या फिर शिक्षक की उम्र देता या फिर उनका औसत देता, ऐसा कुछ भी करता ना, तब तो ज्ञात करना आसान था। लेकिन इन दोनों बातों से तो बच्चों की औसत आयु आ ही नहीं सकती हैं, तो पहला कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों उत्तर देने में पर्याप्त नहीं है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऋतु और प्रिया की वर्तमान आयु 22 वर्ष है। सुनिए, ये वर्तमान है, ठीक है, वर्तमान में ऋतु और प्रिया की आयु का जो योग है ना, नहीं औसत 22 वर्ष है। वर्तमान में उनकी आयु का औसत 22 वर्ष है, तो उनकी आयु का योग क्या होगा, 22 साल इंटू 2 यानी कि 44 वर्ष। कितना, 44 वर्ष उनकी आयु का योग हो गया वर्तमान के अंदर। ठीक है, 8 वर्ष बाद प्रिया और ऋतु की आयु का अनुपात 7 और 8 होगा। कब, 8 साल बाद की बात है। चलो ये अपन आगे 8 वर्ष बाद, और 8 वर्ष बाद प्रिया और ऋतु, ये तो प्रिया और ये ऋतु, इनकी जो आयु का अनुपात होगा वो होगा 7:8 हो जाएगा। एक काम करते हैं, अनुपात यहां का दे रखा है, उम्र का योग अपने पास यहां का है, तो अपने काम करें क्या, उम्र के योग को यहां लेके आ जाते हैं और यहां का योग हो जाएगा 7 7 14 15, यानी 15 इकाई के बराबर वो योग हो जाएगा। क्या मिल गया, सुराग। तो अभी अपन कंफर्म करते हैं, 8 वर्ष बाद यानी कि प्रिया की उम्र 8 साल बढ़ी, ऋतु की उम्र 8 साल बढ़ी, तो 8 8 16 साल उम्र का योग बढ़ जाएगा। यहां पे 44 वर्ष योग है, तो 8 8 16 साल का योग बढ़ेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 60 वर्ष उम्र का योग हो जाएगा। प्रिया और ऋतु की उम्र का योग अगर यहां पे देखें तो 15 यूनिट्स है, 15 इकाई है, जो कितना हो गया आपका 60 वर्ष। ओके, 15 इकाई का मान 60 साल है, तो आप जानते हैं कि 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 वर्ष यहां पे, और 7 इकाई का मान कितना होगा और 8 इकाई का मान कितना होगा। तो आपको पता है कि 1 इकाई का मान जो है वो 4 यूनिट है, तो 7 चौक 28 वर्ष तो उम्र प्रिया की हो गई,
और 8 चौक 32 वर्ष उम्र किसकी हो गई? ऋतु की हो गई। अपन को क्या पूछा है कि 2 साल पहले ऋतु की आयु का प्रिया से क्या अनुपात है? ऋतु अनुपात प्रिया पूछा है। कब? 2 साल पहले। कब से 2 साल पहले? वर्तमान से 2 साल पहले। तो वर्तमान से 2 वर्ष पहले अपन को जाना है। तो देखो 2 साल ये 8 साल ये, तो यहां से वहां जाने में 10 साल का गैप है, तो 28 से 10 साल पीछे चले जाओ। तो ये तो कौन है? प्रिया, और ये कौन है? ऋतु। और प्रिया ऋतु की उम्र का अनुपात देखें तो देखिए 28 से 10 साल पहले जाओगे तो 18 वर्ष, और 32 से 10 साल पहले जाओगे तो 22 वर्ष। इनका अनुपात हो जाएगा उस समय का 9:11। लेकिन क्रम क्या पूछा है? देखो ऋतु की आयु का प्रिया से अनुपात, ऋतु पहले प्रिया बाद में, तो 11:9। 11:9 आपका राइट आंसर है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो। 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर 35 सेंटीमीटर लंबाई मापने वाले पैमाने की सबसे बड़ी लंबाई क्या होगी? तो देखो क्या कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है कि 30, 90, 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर, यानी 120 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 20 और 120 सेंटीमीटर। 1 मीटर और 35 सेंटीमीटर, तो 135 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? इनको नापने वाली सबसे बड़ी लंबाई, यानी कि इनका आपको HCF लेना है। क्या लेना है? HCF। और इनका HCF आपका 15 बैठेगा। सिंपल सी बात है। क्लियर? ओके। अब देखिए यहां पे इस क्वेश्चन को समझना। X, Y और Z मिलकर कार्य करें तो एक कार्य 10 दिन में पूरा हो सकता है। अपने काम करते हैं। अपन पैटर्न जानते हैं कि यहां पे क्या आएगा? समय, यहां पे काम, और यहां पे क्षमता। इसने बोला है कि X, Y और Z मिलते हैं तो काम को 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो X प्लस Y प्लस Z मिलेंगे तो काम को 10 दिन में पूरा कर लेंगे। तो यहां पे 10 डेज आ सकता है ना? यहां पे हमेशा काम को पूरा करने का समय आएगा। ओके, 4 दिन काम किया, उसके बाद में X चला गया, Y और Z ने 10 दिन और अधिक लेकर के काम को पूरा किया। X अकेला काम को कितने समय में कर सकता है? ये 10 दिन। और यहां लिखे क्या? नहीं, क्योंकि यहां पे काम को पूरा करने का ही समय आता है। कोई बात नहीं, 10 दिन है तो एलसीएम आ गया 10 और क्षमता आ गई 1। अब बात बताइए मुझे, X, Y और Z की ताकत क्या है? 1। इन्होंने मिलकर के 4 दिन तो काम किया है ना? बिल्कुल। तो अपन लिखेंगे X प्लस वाई प्लस Z का 4 दिन का काम। 4 दिन का काम। 1 दिन में 1 काम करते हैं तो 4 दिन में कितना करेंगे? 1 × 4, 4 काम। अब शेष काम कितना रह गया? 10 में से 4 गया तो 6 काम उनका शेष रह गया। इतना आप समझते हैं? ठीक है। अब एक बात बताइए, इस काम को Y और Z ने किया है कितने में? 10 दिन में। अगले 10 दिन में इसको पूरा कर दिया। तो अपन ये कह सकते हैं कि Y और Z 6 काम करने में 10 दिन का समय लेते हैं। तो अपन Y और Z की क्षमता ले लेते हैं। Y और Z की क्षमता, तो इनकी क्षमता हो जाएगी इनके द्वारा किया गया काम, यानी कि इन्होंने मिलकर के 6 काम किया है और 10 दिन लगे हैं, तो ये हो गया आपका 2/5। ओके, 2/5 क्षमता किसकी होगी? Y और Z की। आपको पता है कि X, Y, Z तीनों की क्षमता 1 है। अगर आपको X की क्षमता लानी है तो X की क्षमता कैसे आएगी? X की क्षमता लाने के लिए तीनों की ताकत आपके क्या है? 1। 1 में से 2/5 घटाया तो 5 एकम 5, 5 में से 2 गया, ये भाई 3 होगा ना? हाँ, तो 3/5 घटाया तो ये 2/5 रह गया। 2/5 रह गया। ये X की क्षमता है और X का समय आपको लाना है कि X अकेला काम करे तो कितना समय लगेगा। तो अपन लिख देते हैं X का समय। ओके, X अकेला काम करे तो उसको 10 काम करना है। काम बटे में उसकी क्षमता कितनी है? क्षमता है आपकी 2/5, है ना? अब ये 5 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 × 5/2, यानी कि 25 दिन। क्लियर? तो 25 दिन जो है पूरा काम करने में लेता है कौन? X। ठीक, अब इस पर आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सुनिए, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 225, उनका उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF 5 है, एक संख्या 25 है, दूसरी आपको ज्ञात करनी है। आप वो चीज जानते हो कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू उनका HCF, ये रिलेशन होता है दो संख्याएं उनके एलसीएम HCF में। तो फिर आप क्या करोगे? पहली संख्या तो आपकी कितनी है? 25
इंटू दूसरी का पता नहीं, बराबर उनका एलसीएम 225 है इंटू उनका एचसीएफ 5 है। अब 25 से ये कट गया, 9 बार 9 5 45, तो आपकी दूसरी संख्या कितनी आ गई? 45। ये सुनो, तो ये आपका राइट आंसर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना। एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि तुम मुझे 100 रुपए देते हो तो मेरे पास यानी कि तो मैं तुमसे दुगुना धनी होऊंगा। दूसरे ने उत्तर दिया कि यदि तुम मुझे 10 रुपए देते हो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। दोनों के पास क्रमशः कितने रुपए हैं? अपन ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन बी, ये पहला मित्र है और ये दूसरा मित्र है, ठीक है। मान लो कि इनके पास, पहले के पास 40 रुपए हैं और दूसरे के पास 170 रुपए हैं, है ना, ठीक है। अपन इसको एक्स वाई से भी कर सकते हैं लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। सुनिए, अब पहली कंडीशन क्या है? पहला आदमी बोलता है कि हे दूसरे व्यक्ति, तुम मुझे अगर, क्या बोला, तुम मुझे 100 रुपए देते हो तो मैं तुमसे दुगना हो जाऊंगा। एक बात बताओ, अगर दूसरा व्यक्ति इसको 100 देगा तो 40 रुपए है इसके पास, तो 140 हो जाएंगे, उसके बच जाएंगे 70 रुपए। अब बताओ ये दुगुना हुआ कि नहीं हुआ? यस, 2 गुना हो गया। पहला व्यक्ति दूसरे से दुगुना हुआ, ठीक है। तो दूसरे ने जवाब दिया कि अगर तू मुझे 10 रुपए दे देता है तो मैं तेरे से 6 गुना हो जाऊंगा। अब एक बात बताइए, अगर पहला व्यक्ति 10 रुपए उसको देता है, 40 रुपए हैं उसके पास, तो 30 बच जाएंगे, उसके 10 रुपए आ जाएंगे तो उसके हो जाएंगे 180। अब बताओ मुझे, इस कंडीशन में 6 गुना हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल 6 गुना हो गया, समझ रहे हो ना। दूसरे का धन पहले से 6 गुना हो गया, तो ये राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। ओके, अब ये देखो, एक तो ये व्यंजक है, एक ये व्यंजक है, एक ये व्यंजक है, इनका एलसीएम लाना है तो गुणनखंड करने हैं। क्यू स्क्वायर प्लस 3q, आप एक काम करो, इसमें से q कॉमन ले लो, तो q कॉमन आ गया तो बच गया q प्लस 3। ओके, ये पहला फिनिश हो गया। दूसरा है क्यू स्क्वायर प्लस 5q प्लस 6, इसके गुणनखंड करो, ये द्विघात समीकरण है तो अपन इसके गुणनखंड करते हैं। देखिए ये आपका क्यू स्क्वायर है प्लस 5q को मैं लिख देता हूं 3q प्लस 2q, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसको ऐसे भागों में तोड़ना है कि जोड़े तो 5 आवे, गुणा करे तो 6 आवे, और प्लस का 6 है ही। इनमें से कॉमन क्या आ गया? q कॉमन आ गया, तो यहां क्या बच गया? q प्लस 3 बच गया। इनमें से प्लस 2 कॉमन आ गया तो यहां पे बच गया q प्लस 1 बच गया। 1 क्यों बच गया भाई? 2 का भाग गया तो 3 बच गया। q प्लस 3 आपने कॉमन लिया तो यहां बच गया q और प्लस यहां बच गया 2, ठीक है। ये इनके गुणनखंड हो गए। ओके, अब चलते हैं तीसरे वाले के। तीसरा वाला क्या है? क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3, इसके गुणनखंड करने हैं। तो देखिए क्यू स्क्वायर प्लस इसको 3q प्लस 1q लिख दें प्लस 3, ताकि क्या है कि इनको जोड़ेंगे तो 4 आएगा, गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 आना चाहिए। ओके, ठीक है। अब इन दोनों में से q कॉमन लिया तो यहां क्या बच गया? q प्लस यहां क्या बच गया? 3। इनमें से प्लस 1 कॉमन लिया तो यहां क्या बच गया? q और प्लस वहां पे क्या बच गया? 3। अब यहां पे q प्लस 3 कॉमन ले लिया तो यहां क्या बच गया? q और प्लस 1 बच गया। अब आपको लेना क्या है? आपको लेना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करोगे? एलसीएम के लिए जितनी भी वैरायटी के फैक्टर है वो सारे के सारे लेने। तो q भी एक गुणनखंड है तो q तो लेना ही लेना है। a प्लस 3, ओके, a प्लस 3 तो आ गया, a नहीं सॉरी q जी, q प्लस 3 आ गया। q प्लस 2, हाँ इसको लेना है, q प्लस 2, q प्लस 3 तो आ गया, q प्लस 1 ये भी लेना है। और समस्त वैरायटी के गुणनखंड लेने के बाद में मिनिमम पावर लगानी है। तो मिनिमम पावर की बात करें तो q प्लस 3 की पावर तो एक ही है ना, तो यहाँ पे पावर सब एक ही रहेगी। तो ये आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा कि q प्लस 3, q प्लस 2, q प्लस 1। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ये किस्तों वाला क्वेश्चन है कि 50,000 रुपए नगद अथवा 10,400 रुपए नगद डाउन पेमेंट पर 4 वार्षिक समान वार्षिक किस्तों के साथ उपलब्ध हैं। यदि सकल ब्याज की दर, देखो सकल ब्याज दर 25%, तो प्रत्येक वर्ष किस्त की राशि क्या होगी, ये आपको पता करना है। अब 50,000 रुपए में से 10,400 आप चुका दोगे तो 39,600 रुपए आपके रह जाएंगे, ठीक है। ओके, अब अगर इंटरेस्ट की बात करें कि सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा, ये जो 39,600 का अमाउंट है ये किस्तों के रूप में
चुकेगा, ठीक है। 25% की दर से 4 समान किस्तों में चुकाना है, तो 25 और 100% का ब्याज लगेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट रह जाएगा आपका 100%, यानी कि मूलधन के बराबर तो ब्याज बन जाएगा 39600। अब आपका जो अमाउंट बनाना कि जो मिश्रधन बनेगा ना, तो मिश्रधन आपका क्या बनेगा, इन दोनों को जोड़ दो, 39600 इंटू 2, तो ये आपका 79200, यही तो हो गया, ठीक है। ये आपका अमाउंट हो गया। अब आपको प्रत्येक किस्त लानी है, तो प्रत्येक किस्त आपको पता है कि किस प्रकार से आएगी। प्रत्येक किस्त फॉर्मूला होता है 100A अपॉन 100T प्लस RT T माइनस 1/2। और भी तरीका है, मैं बताता हूं आपको। 100 इंटू अमाउंट आपका 79200 अपॉन 100 इंटू टाइम आपका 4 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम यानी कि 25 इंटू 4, टाइम माइनस 1 यानी कि 4 में से 1 गया तो 3, और बटे में क्या लगेगा 2, 2 से कट गया ये 2 बार, तो ये फाइनली क्या हो गया, ऊपर हो गया 100 इंटू 79200 डिवाइड बाई, ये हो गया आपका 25 दूनी 50, 3 150 और ये 400, 550, 550 का भाग दोगे तो 14400 का आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि 4 समान किस्तें हैं, तो पहली किस्त पे जो है आपका अगले, देखो डाउन पेमेंट के बाद में पहली किस्त चुकाओगे वर्ष के अंत में, तो अगले 3 साल का आपका ब्याज लगेगा। तो कहने का मतलब एक किस्त तो आपकी 0 ब्याज पे जाएगी, एक किस्त 3 साल के ब्याज पे जाएगी, एक किस्त 2 साल के ब्याज पे जाएगी। तो अगर अपन उस प्रकार से कैलकुलेशन करें तो एक किस्त, 2 किस्त और 3 किस्त। पहली किस्त आपका केवल प्रिंसिपल, सेकंड किस्त आपका प्रिंसिपल तो होगा ही होगा, है ना, प्लस 3 साल का ब्याज। तो 3 साल का ब्याज का मतलब 25 या 75% उसका ब्याज हुआ, तो ये हो गई आपके 175%, ठीक है, हाँ जी। और ये चौथी किस्त, ठीक है। चलिए अब देखना, अगली जो किस्त जाएगी वो जाएगी आपके 2 साल पर, तो 100% प्लस 50% का 25% और 25%, 50% आपका ब्याज लगा, तो 150% वहां पे ब्याज बन गया। एक किस्त आपकी जाएगी 1 वर्ष के ब्याज पर, तो 100% उसका मूलधन होगा, 25% का ब्याज होगा, तो 125% आपका उसका मिश्रधन होगा, ठीक है। और पहली का मिश्रधन तो 100% ही है। अब इन सबको आप जोड़ोगे, देखो 100 और 200, 300, 400, 400 और ये हो गया 500, 550, 550% का टोटल आपका मिश्रधन है, जो आपका 79600 है। कितना है, 79200, ओके, 79200। अब प्रत्येक किस्त आपको लानी है ना, तो 79200 में अगर आप 550 का भाग देते हो, गुणा 100 से करते हो, तो प्रत्येक किस्त का मान 14400 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहां पे ये अच्छा क्वेश्चन है, समरूपता वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, त्रिभुज की समरूपता समझाते हैं हम आपको। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, एक काम करते हैं, हम लिखते हैं कि धारा की दिशा में चलना और धारा के विपरीत चलना। बहुत अच्छे से वीडियो कोर्स के अंदर अपन ने पढ़ा था, एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर एवं धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर 10 घंटे में जाती है। धारा के अनुकूल जाएगी 44 किलोमीटर और धारा के विपरीत जाएगी वो 30 किलोमीटर। इस प्रकार से उसको टोटल मिला करके 10 घंटे का टाइम लगता है। सेकंड कंडीशन, पुनः 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर यानी कि धारा के विपरीत 40 किलोमीटर और अनुकूल 55 किलोमीटर 13 घंटे में जाती है। अब हमने काम करें क्या, अपन को कुछ एक्स वाई नहीं मानना, अपन यहां पे एक अमाउंट को नष्ट कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड वाली कंडीशन बन गई, एक अमाउंट को नष्ट कर देते हैं ताकि दूसरा अमाउंट बच जाएगा, या तो दिशा की दूरी बच जाएगी, इधर समय बच जाएगा, या विपरीत दिशा की दूरी और समय बच जाएगा, ठीक है। एक्स वाई से मानेंगे तो ये लेंथी हो जाएगा। अपने काम करते हैं, एक को नष्ट करने के लिए या तो दिशा की दूरी नष्ट करनी है या विपरीत दिशा की, उसके लिए समान अमाउंट होना चाहिए। यहाँ 44 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 44, या फिर यहाँ 55 है तो वहाँ 55, यहाँ 30 है तो यहाँ 30 होना चाहिए, या फिर यहाँ 40 है तो वहाँ 40 होना चाहिए। इनको बराबर करना थोड़ा आसान लग रहा है। एक काम करें क्या, अपन इस पूरे समीकरण को 4 से गुणा कर लेते हैं, इस पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा आप देखना। 4 को इससे गुणा करोगे तो 4 चौक 16,
सुनिए 416 का 6, हासिल का 416 की 17, 176 किलोमीटर प्लस 4×12 120 किलोमीटर बराबर 40 घंटे। यानी कि दिशा में 176 जाने, 120 विपरीत में जाने में 40 घंटे लगते हैं। इसको इससे गुणा कर दो, 5×15 का 5, हासिल का 1, 5×15 1, 16, 165 किलोमीटर दिशा में प्लस 4×12 120 किलोमीटर विपरीत दिशा में जाने में उसको 13×39 घंटे लगते हैं। अब अपन एक काम कर सकते हैं, पहले में से दूसरा घटा लेते हैं, ठीक है। घटाने पर, तो घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इसमें से जब ये जाएगा तो ये कितना हो गया आपका 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर ये नष्ट हो गया। अब इसमें से ये जाएगा तो 1 घंटा। अब एक बात बताइए, दिशा की दूरी है 11 किलोमीटर 1 घंटे में, तो अपन कह सकते हैं कि दिशा की जो चाल है ना वो आ गई 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सुनो, अब अपन को विपरीत दिशा की चाल लानी है, तो अपन 11 का भाग इसमें दे देंगे 44 में। सुनिए 11 का भाग 44 में दिया, यानी कि 11 की स्पीड से वो चला है दिशा में 44 किलोमीटर, तो 11 का भाग 44 में दिया तो 4 घंटे, 4 घंटे प्लस 30 किलोमीटर बराबर 10 घंटे। उन 4 घंटे को उधर भेज देंगे तो 10 घंटे में से 4 गए तो 6 घंटे। इसका मतलब 6 घंटे में विपरीत दिशा में गाड़ी कितनी जाती है 30 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी 30/6 यानी कि 5 किलोमीटर। तो दिशा विपरीत दिशा की जो चाल बनी ना, देखिए विपरीत दिशा की चाल बनी, वो बनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब भी दिशा की चाल और विपरीत दिशा की चाल आपके पास आ जाए और शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करनी हो तो क्या होगा, दिशा प्लस विपरीत दिशा बटे में 2। खूब बार मैंने समझाया, दिशा प्लस विपरीत दिशा बटे में 2, तो 11 5 16 बटे में 2 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। ओके, और आप एक्स वाई मान के भी कर सकते हैं, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब सुनिए, अब इसमें आप देखिए, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है और तसल्ली से समझना। दिए गए चित्र में एक्स का मान आपको लाना है। देखिए ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है ना, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका एक्स है, ये 46 डिग्री है और ये भी 46 डिग्री है। अब एक बात बताइए, ठीक है, ये 46 डिग्री, ये एक सीधी रेखा है, ये 46 डिग्री, ये 46 डिग्री, तो ये दोनों रेखाएं समांतर है कि नहीं है? समांतर है। समांतर है तो इसको और इसको, इन दोनों भुजाओं को, त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटेगी, आप वो चीज जानते हैं, ठीक है। अब यहां पे 2 समरूप त्रिभुज बन गए। कौन कौन से? एक तो ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, ये दोनों समरूप है, सर्वांग सम नहीं, समरूप है। और समरूप त्रिभुजों की खासियत होती है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अब देखिए, अगर मैं छोटे त्रिभुज की ये भुजा लेता हूं तो बड़े त्रिभुज की ये भुजा संगत होगी, और उसके बाद में छोटे त्रिभुज की अगर मैं ये भुजा लेता हूं तो बड़े त्रिभुज की ये भुजा उसकी संगत होगी, इनका अनुपात समान होगा। तो अपन कहेंगे कि छोटे त्रिभुज की भुजा यहां से यहां तक क्या है, सी बटे में बड़े त्रिभुज की संगत भुजा, बड़े त्रिभुज की संगत भुजा ये पूरी, तो बी प्लस सी बटे में बी प्लस सी। तो छोटे त्रिभुज की ये भुजा, बड़े त्रिभुज की ये भुजा, ये संगत भुजाएं हैं, और संगत भुजाओं का अनुपात हो गया सी बटे में बी प्लस सी। ये छोटे की भुजा, ये बड़े की भुजा, तो ये अनुपात बन गया। ये बराबर होगी इनकी और संगत भुजा कौन सी है, एक्स, और एक्स की संगत कौन है, ए। इनका अनुपात इनके अनुपात के बराबर है। अनुपात का मतलब भिन्न में लिख सकते हैं, ठीक है। आप ए को ट्रांसफर करो, ए आएगा यहां पे एसी, एसी बटे में बी प्लस सी, तो उधर कौन रह गया, एक्स, तो एक्स का मान एसी बी प्लस सी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार की बात है। अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो। एक बल्लेबाज का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत रन 50 है। एक बल्लेबाज का 40 पारी, देखो 40 पारियों का औसत 50 है, इसका मतलब योग हो गया 2000 रन। ये समझ में आ गया, ठीक है। उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 अधिक है। मैक्सिमम स्कोर और मिनिमम स्कोर का जो अंतर है वो 172 है।
यदि उसके उच्चतम एवं न्यूनतम स्कोर हटा दें, मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर को अगर साइड में कर दें, तो 2 स्कोर तो गए, तो 40 पारियों में से 2 गए तो 38 पारियां बच गई, बाकी 38 पारियों का औसत 48 रन हो जाएगा। ओके, अब पारियां 38 होगी, औसत 48 होगा, तो इनको गुणा करोगे तो 1824 आ गया। कितना आ गया? 1824 ही आपका आ गया। ठीक है, अब एक बात बताइए, 1824 रन, अब एक बात बताइए, 2 पारियां गई, 40 से पारियां 38 हो गई, 2 पारियों की वजह से रनों में कितना फर्क पड़ा? 176 रन का फर्क पड़ा। ये 176 रन कहां गए? ये मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर में चले गए, और मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर का अंतर कितना? 172। तो 176 मिला करके दोनों पारियां है ना, 176 दोनों पारियों का योग है। अब आपको पहली पारी और दूसरी पारी को इस प्रकार से बांटना है कि उनका अंतर 172 रह जाए। तो 172 इसमें से निकाल लो, पीछे बच गए 4, 4 को बांटा 2, इसको दिया 2, इसको दिया 2, प्लस 172 इसको दे दिया, तो इसके हो गया 174। तो मिनिमम स्कोर तो आपका 2 रन है और मैक्सिमम स्कोर आपका 174 रन है। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखना अगला क्वेश्चन। एक 2 अंकीय संख्या उलट जाती है जब उस संख्या का 5वां भाग इसमें जोड़ा जाता है। उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। आप ऑप्शन से ज्ञात कर सकते हो। अब अपन इसको प्रॉपर वे में भी ज्ञात कर सकते हैं। 2 अंकों की संख्या, मान लो अंक x और y है, तो प्रॉपर वे उसका हो जाएगा 10x + y। ठीक है, अब इनका 5वां हिस्सा इसी के अंदर जोड़ें तो संख्या उलट जाएगी, यानी yx हो जाएगी, यानी कि 10y + x हो जाएगी। ऐसे करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन टाइम टेकिंग होगा वो आपके लिए। ऑप्शन से मान लो कि उस संख्या का 40% कितना है? 18। तो एक बात बताओ, वो संख्या माना x है, उसका 40% हमने ऑप्शन से उठाया है 18। ठीक है, तो इससे कट गया ये 4.5 बार और 10 उधर गया, तो x का मान आ गया 45। तो वो आपकी संख्या 45 है, उसका 40% 18 है। अब अपन चेक बैक कर लेते हैं कि अगर उस संख्या के अंदर, वो संख्या 45 है जिसका 40% 18 है, उस संख्या के अंदर उसी संख्या का, यानी कि 45 का 1/5वां भाग जोड़े। 45 का 5वां भाग कितना होता है? 9। ये जोड़ोगे तो रिजल्ट आएगा 54। और उसने बोला है कि अंक उलट जाते हैं, तो 45 में 9 जोड़ोगे, 45/5, 5वां हिस्सा संख्या का, अगर इस संख्या में जोड़ोगे तो 54 आएगा। अब बताओ, 45 से 54 हुआ तो 4 5 का 5 4 हुआ, अंक बदले कि नहीं बदले? बिल्कुल। तो वो संख्या जिसके बारे में ये बात कर रहा है, वो संख्या कौन है? 45 है, और उस संख्या का 40% आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक आवश्यक है। एक बच्चा 238 लाया तो भी 26 अंकों से फेल हो गया। अब एक चीज बताओ, 238 लाया तो भी 26 अंकों से फेल हुआ, इसका मतलब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 238 में 26 जोड़ो, 8 और 6 14 का 4 हासिल का 1, 2 और 1 3 3 3 6, और ये कौन है? 2। 264 अंक चाहिए पास होने के लिए। और ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे 33% की वैल्यू 264 के बराबर है। तो ये आपको क्या मिल गया? ये सुराग मिल गया। आपको अधिकतम अंक लाने हैं, यानी कि आपको पूर्णांक लाने हैं, तो पूर्णांक आपके 100% होंगे। 264 में 33 का भाग दिया और गुणा किया 100 से, तो ये आ जाएगा आपका 800। ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखना, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले आयतन, मतलब पानी का आयतन क्या होगा? देखो, अगर पूरा गोला होना, पूरा गोला है ना, उसका आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। और अगर अर्धगोला है ना, ये ऐसे अर्धगोला है, तो अर्धगोले का आयतन उसका आधा हो जाएगा, यानी उसमें 2 का भाग दोगे तो उस भाग दोगे 2 से, ये 4 कट गया 2 बार, 2/3 पाई r क्यूब। ओके, ये गोले का आयतन हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2/3 पाई r क्यूब। उसकी रेडियस कितनी है? 3, तो हो गया 3 × 3 × 3।
ओके, अब आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 और ये पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका आयतन हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो इस प्रकार की बात है। अब देख लीजिए 700 का 3 साल का 4% की दर से ब्याज कितना बनेगा? ठीक है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 700 का 3% की दर से 103/100, ओ सॉरी 4% की दर से, तो 104/100, 3 सालों का 104/100, 104/100, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 787.4। तो मूलधन आपका कितना है? 700 और ये कितना है? 787.4। तो ये आपका आंसर होगा कि ब्याज 87.4 है। अब यहां पे समझना, अगर ऐसे नहीं करते हो तो ये पहला साल, ये दूसरा और ये तीसरा, इसका 1% कितना होगा? 7 रुपए, 4% 728 रुपए। पहले साल का ब्याज 28 है, दूसरे साल 28 तो है, फिर 28 का 4%, फिर तीसरे साल ये मिला करके उतना तो है, फिर पहले साल के ब्याज का 4%। तो इस प्रकार से मिलाओगे तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ACBO समांतर चतुर्भुज है, तो एंगल ACB का मान क्या होगा? इसका आंसर है 120। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं, सुनो। आपको पता है कि ये एक चाप है, ये दो बिंदु एक चाप है। इस चाप से एकांतर खंड में अगर कोई कोण बने तो, और केंद्र पर जो कोण बने, अगर ये थीटा है तो ये होगा आपका 2 थीटा। ये तो आप समझते हो। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि इसी चाप से उसी खंड में कोण बन गया, तो उसी खंड में अगर कोण बन गया ना, तो अगर ये कोण थीटा है तो इधर वाला ये कोण, ये आपका 2 थीटा होगा। ये रिलेशन होता है? ठीक है। अब एक बात बताओ, इसने बोला कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है कि सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? सम्मुख कोणों का योग समान होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है कि सम्मुख कोणों का योग 180 होगा, नहीं। समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होंगे। ये थीटा है तो ये भी आपका क्या है? थीटा। अब मैं केंद्र पर समस्त कोण की बात करूं तो केंद्र पर कंप्लीट कोण बनता है आपका 360 डिग्री का, जो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो 2 थीटा प्लस थीटा, ये ऊपर वाला 2 थीटा और ये थीटा मिला करके 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री ये हो गया आपका 3 थीटा बराबर 360 डिग्री, तो 12 3 36, थीटा का मान आ गया 120 डिग्री। यस नो, 120 डिग्री। ओके, तो ये हो गया 120, सम्मुख भी 120, पूरा ये ऊपर केंद्र वाला 360 है, 360 में से 120 घटाओगे 240 रह जाएगा, और 240 जो होगा वो 120 का दुगुना होगा, तो सब सेट हो गया। इसका आंसर है 120। ठीक है, ओके। अब सुनिए, यदि 24 किसी संख्या का 3/4 का 2/3 है, कोई संख्या है पता नहीं तो उसको मान लो x, उसके 3/4, ठीक है, का 2/3, हाँ 24 है। 24 किसी संख्या के 3/4 का 2/3 है, ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, 2 से कट गया ये 2 बार, इसका मतलब x का मान 2 उधर जाएगा, 24 दूनी 48, वो संख्या क्या है? 48। ठीक है, 24 किस संख्या का 3/4 का 2/3 है? 48 का। उस संख्या का 1/4 पता करना है। 48 का 1/4, तो 48 का 1/4 क्या होगा? 12 ही तो होगा। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आप देखो, सुनो इस क्वेश्चन को देखना आप। a³ b³ प्लस c³ माइनस 3abc, जहां पे a का काम कौन कर रहा है? 2.a। मैं अगर लिखूं कि इस पूरे को, इसमें a को 0.2 माने, b को 0.3 माने, c को 0.5 माने, तो ऊपर क्या है? तो ऊपर है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ओके, और बटे में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब एक बात बताइए मुझे, ये तो हो गया बटे में, ठीक है, और वो हो गया ऊपर।
आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, तो ये होता है, ऊपर वाले को अगर मैं खोल के लिखूं तो इसका मान होगा a प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और बटे में कौन है, बटे में है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब एक चीज बताइए, इसके अंदर कंप्लीट ये तो कटेगा ना, ये पूरा तो कट ही गया, फाइनली ऊपर क्या बच गया, a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी की अगर अपन बात करें तो a कितना है, a है आपका 0.2 प्लस b 0.3 प्लस c 0.5, तो इन सबको जोड़ो 3 2 5 5 10, तो ये 1 आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब समझना तसल्ली से अगले वाले क्वेश्चन को, ये दो चर वाले रेखिक समीकरण से ये क्वेश्चन आता है, के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरण के निकाय के अनंत हल होंगे। जब भी अनंत हल की कंडीशन आएगी, देखना अनंत हल, तो अनंत हल की कंडीशन तभी बनेगी जब a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, उस कंडीशन में बनेगा। ठीक है, अब एक तो ये आपका समीकरण है और एक आपका ये समीकरण है। ठीक है, x का गुणांक 1 है, यह आपका a का काम करेगा, y का गुणांक k प्लस 1 है, यह आपके b1 का काम करेगा। x का सेकंड समीकरण के अंदर x का गुणांक k प्लस 1 है, ये a2 का काम करेगा, y का गुणांक आपका 9 है, ये किसका काम करेगा, b2 का काम करेगा। तो अपनो सीधा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 से ही काम हो जाएगा। अब बताओ a1 कितना है, x का गुणांक 1 बटे में a2 कितना है, x का गुणांक k प्लस 1 बराबर होना चाहिए b1 y का गुणांक k प्लस 1, फिर यहां पे सेकंड में b2 कौन होगा, y का गुणांक 9 एकम 9, k प्लस 1 सेम है ना, तो मैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल, दोनों तरफ वर्गमूल कर लें, वर्गमूल करेंगे तो क्या कंडीशन निकल के आएगी, 9 का वर्गमूल निकलेगा 3 बराबर, यहां पे स्क्वायर था ना, तो ये स्क्वायर वर्गमूल से हट जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा, 1 गया उधर तो 3 में से घट गया 2, 2 बराबर k का मान आ गया 2। आप चाहो तो b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल कर लो। अब आपका c1 कौन होगा, ये 5 उधर जाएगा तो -5 होगा ना, और ये उधर जाएगा तो माइनस का -8k -1 होगा। तो आप इस प्रकार से b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 को इक्वल करोगे तो भी 2 ही आएगा k का मान, a1 अपॉन a2 c1 अपॉन c2 इक्वल करोगे तो भी k का मान 2 ही आएगा। ये आ गया आपको समझ में। नेक्स्ट, अब ये भी सिंपल है, आप इसको ऑप्शन से कर लो। p q के पास कुछ धन है, p बोला p q को 30 रुपए देता है तो q के पास p के बचे हुए धन का दुगुना होगा, परंतु यदि q p को 10 रुपए देता है तो p के पास q के बचे हुए धन का तिगुना होगा। p की राशि कितनी है, आप ऑप्शन, इसका आंसर है 62। ठीक है, आप ऑप्शन से चेक करोगे, पहला चेक करोगे मिलेगा नहीं तो दूसरा चेक करोगे। सुनिए 62, आपने p का धन कितना माना, 62। ठीक है, अब क्या कंडीशन बोल रहा है वो बोल रहा है कि यदि p q को 30 रुपए देता है तो q के पास p से दुगुना होगा। ओके, पहली कंडीशन है कि p यदि q को 30 रुपए देता है। अब एक बात बताओ, ये 30 रुपए उसको दे देगा तो इसके पास तो 32 ही बचेंगे ना, तो उसके पास कितने हो जाएंगे, इसने 30 रुपए दिए तब Q के पास दुगुना धन हो जाएगा, तो 32 का 64 हो जाएगा। तो इसका मतलब उसके पास ऑलरेडी कितने पड़े हैं, 34 पड़े हुए हैं। कितने पड़े हुए हैं, 34।
30 उसने दिए, 34, 64 हो गए। अब वापस समझो, तो इसका मतलब शुरुआत में P के पास 62 थे, P 30 रुपए Q को देगा तो P के तो 32 ही बचेंगे, और Q को 30 रुपए दे दिए, Q के पास P से दुगुने हो जाएंगे, 32 का दुगुना उसके बाद 64 हो जाएंगे। 64 हो जाएंगे ना, तो इस 64 में से 30 तो आए हुए हैं उसके, इसका मतलब इसके अपने पास के 24 मतलब 34 रुपए थे। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है कि Q P को 10 रुपए देता है, Q अगर P को 10 दे देवे, अच्छा तो Q के पास 34 रुपए मूल रूप से है, अगर वो उसको 10 रुपए देता है तो इसके तो 24 ही बचेंगे, 10 उसको जाएंगे तो उसके तो 72 हो जाएंगे, समझे। तो अब बताओ, तो क्या बोला इसने, तो P के पास Q से बचे हुए धन का तिगुना होगा, बिल्कुल, तो P के पास Q का 3 गुना धन होगा, सही है ना, ठीक है। इसका मतलब P के पास क्या है, 62 रुपए। अब सुनिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सबको परेशान कर दिया इस क्वेश्चन ने। 5 3/a इंटू बी 1/2 इज इक्वल टू 19, तो ए और बी के मान क्या होंगे। जनरली अपन क्या सोचेंगे, मैंने भी यही सोचा था, फिर बाद में देखा गौर से तो पता चला, और हो सकता है इस क्वेश्चन को वो डिलीट ही मार दें, क्योंकि 5 ब्रैकेट का मतलब तो फिर गुणा, बाहर वाला अमाउंट गुणा में ही है, तो 5 गुणा है 3/a, बी गुणा है 1/2, और ये भी तो गुणा ही है। अब यहां पे ए और बी की कोई सी भी वैल्यू रख दो, बराबर 19 आएगा ही नहीं। आप ए का मान 7 रख दो, बी का मान 3 रख दो, ए का मान 8, बी का मान 4, कुछ भी करोगे, और अगर 5 और गुणा मान लिया यहां पे, बी और गुणा मान लिया यहां पे, तो सेटिस्फाई होगा ही नहीं, 19 आएगा ही नहीं। फिर एक बार मैंने सोचा, मैंने कि इसका आंसर जो है, मतलब ये प्रश्न ही गलत है, बट यहां पे अगर अपन इसको मिश्र भिन्न के रूप में लेते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, अपन इसको अगर माने, क्या माने कि ये तो आपका 5 सही 3/a है, इंटू अगला आपका b सही 1/2 है, का रिजल्ट 19 है। क्लियर, ठीक है। तब आपका पहला ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, मतलब इस पेपर के अंदर पहला, यानी कि a का मान आपका 7 और b का मान आपका 3, ये राइट आंसर होगा। कैसे होगा, तो उसको देखना, ये 5 है, ये 3 है, अपॉन a की जगह रखो 7, इंटू b की जगह आप क्या रखोगे, 3 सही 1/2 बराबर 19 आता है क्या। इसको सॉल्व करो, मिश्र भिन्न है तो सॉल्व करोगे, 7 पंचे 35 और 3 38, 38/7 इंटू 3 दूनी 6 1 7, 7/2, 7 गया तो 19, 38 में 2 का भाग 19 बराबर 19, तो इसका मतलब ये पहला जो है राइट आंसर है, ठीक है। इसको हम मिश्र भिन्न मानोगे तब तो ये बैठेगा, वरना ब्रैकेट है, ब्रैकेट बाहर वाले से गुणा के साथ रिलेशन में होता है, तो फिर इस क्वेश्चन को गलत मानना पड़ेगा, ये क्वेश्चन गलत होगा तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं वो जो क्या मानते हैं। अब देखिए, ये तो बड़ा आसान है। 5 व्यक्तियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सामुदायिक कार्य के लिए क्रमशः 20, 14, 26, 40 और 30 घंटे प्रतिदिन सप्ताह देते हैं। उक्त व्यक्तियों का औसत सप्ताह, मतलब औसत ज्ञात करना है। एक बात बताओ, औसत आ जाएगा ना, 20 + 14 + 26 + 40 + 30 और ये 5 है, 3 2 5, तो ये आपका आ जाएगा 26 घंटे औसत है, ठीक है। अब सुनिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना। 2x + 1, ये 2x³ + ax² + 11x + a + 3 का एक गुणनखंड है, तो a का मान क्या होगा। आपको पता है कि किसी भी अमाउंट का गुणनखंड का भाग अमाउंट में पूरा जाता है। अगर गुणनखंड 0 है तो वो पूरा अमाउंट ही 0 होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 12, 2 × 2 × 3, ये 2 और 2 और 3 ये सारे गुणनखंड है। अगर मैं इस 2 को शून्य कर दूं तो ये पूरी व्यवस्था शून्य, तो ये भी शून्य हुआ कि नहीं हुआ। तो कभी भी अगर किसी अमाउंट का कोई गुणनखंड आप 0 करते हो तो वो पूरा अमाउंट ही 0 हो जाएगा। अब यहां पे अपन को a का मान लाना है, 2x + 1 इसका गुणनखंड है ना, तो एक बार के लिए मैं मानता हूं, माना कि इसका 2x - 1, अगर ये 0 कर दूं मैं तो
तो इस पूरे का मान 0 हो जाना चाहिए, होगा, ठीक है। एक को उधर भेजो तो 2x बराबर, ये -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, तो x बराबर 1/2। कहने का मतलब ये है कि जब मैं इसको 0 करूंगा तो x का मान 1/2 निकल के आएगा, और ये मान मैं उसके अंदर रखूंगा तो वो भी 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अपन रखते हैं इस मान को, x के मान को। अब x का मान 1/2 है, उसको अपन उसमें रखेंगे तो वो भी 0 होना चाहिए। तो देखिए 2x का मान 1/3, 1/2 है ना, x का मान 1/2 का क्यूब प्लस a x का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू एक्स का मान 1/2 प्लस a प्लस 3, ये भी 0 हो जाना चाहिए अगर x का मान यहां से लेकर रखते हो तो, क्योंकि इसको 0 माना हुआ है। अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, 1 का क्यूब 1 इंटू 2, तो 2 बटे में इसका 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 और a हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 11 बटे में 2 प्लस a प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये आपका a/4 है ही, प्लस a को साथ में जोड़ देते हैं, प्लस ये हो गया आपका 1/4 ही तो हुआ ना, प्लस 11/2 प्लस 3, इनको अलग से जोड़ दो बराबर 0। तो 4 इंटू ए 4a प्लस a कितना हो गया 5a, 5a बटे में 4 प्लस इनका एलसीएम कितना आ गया 4, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, 4 का भाग इसमें 2 बार, ये हो गया 22 प्लस 1 का भाग 4 बार, 4 तिया 12 बराबर 0। इनको आप जोड़ोगे 5a/4 प्लस ये हो गया आपका 34 और 1 35, 35/4 बराबर का 0, 35/4 को उधर भेज दो, यहाँ पे है 5a/4 बराबर -35/4, 4 से 4 गया, 5 से कट गया ये 7 बार और माइनस का a बराबर -7, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है, क्लियर, ठीक है, -7। नेक्स्ट, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों की औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि 20 एवं 24 वर्ष की आयु वाले 2 व्यक्तियों को 2 महिलाओं से बदल लिया जाता है, 2 महिलाओं की औसत आयु क्या होगी। बात ऐसी है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे थे, इनमें से 2 आदमी बैठे थे, एक तो 20 साल का था और एक 24 साल का था। उनको भेजा, उनको बाहर भेजा, उनकी जगह 2 महिलाओं को ग्रुप के अंदर लाया। तो इस प्रकार से एक बात बताओ, 20 + 24 यानी कि 40 वर्ष की उम्र गई है इस ग्रुप से, 2 आदमी 44 वर्ष की उम्र लेके गए हैं। अगर 2 महिलाएं 44 वर्ष की उम्र लेके आ जाएंगी तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हुआ क्या है कि 2 महिलाएं कुछ ज्यादा उम्र लेके आई कि 8 लोगों की उम्र 2 वर्ष बढ़ गई, यानी कि औसत 2 बढ़ गया। इसका मतलब 8 दूनी 16 वर्ष की उम्र एक्स्ट्रा आई है जो गई थी उससे। तो 20 और 24 यानी कि 44 वर्ष अपने बाहर गए थे इस ग्रुप से, 16 वर्ष एक्स्ट्रा आए हैं, 8 दूनी 16 साल एक्स्ट्रा आए हैं। इसका मतलब 60 वर्ष की उम्र वापस आई है ना। तो आपको पता है कि ये 60 वर्ष की उम्र किसके थ्रू आई है, 2 महिलाओं के थ्रू आई है। 2 महिलाएं 60 वर्ष की हैं, तो उन दोनों महिलाओं की औसत उम्र आपको पता करनी है। तो आप जानते हैं महिलाओं की उम्र का योग बटे में 2, 30 वर्ष का उनका औसत है, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको देखना, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में x का मान लाना है, ठीक। अब समझना, x का मान लाना है ना, x का मान y की फॉर्म में लाना। देखो 2y/3 4y/3 ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए अपन एक काम कर सकते हैं, अपन ये कोण लेके आते हैं, फिर इस त्रिभुज के अंदर ये कोण और ये कोण मिला करके 180 होंगे। तो इन तीनों के बराबर 180 रख देंगे और x का वैल्यू निकल के आएगा। अभी देखते हैं ये कैसे आएगा। ये y है ना, एक बात बताओ मुझे, ये कोण कितना होगा, बताना मुझे। ये कोण, ये आपको पता है कि ये पूरा यहां से लगा के यहां तक ये 180 है। 180 में से 3y गया तो ये हो गया 180 - 3y। अब ये कोण कितना होगा, तो आपको पता है कि तीनों कोणों का योग 180 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
180 में से घटाओ क्या, y प्लस 180 माइनस 3y, ये घटाओगे तो 180 माइनस वाई माइनस 180 प्लस का 3y हो जाएगा। ये माइनस अंदर वालों को गुणा कर देगा ना, मतलब साइन चेंज कर देगा। 180 गया, y माइनस का 3y प्लस का तो 2y। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका कितना है 2y, बाहर वाला ये कौन सी, ये 2y हो गया। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है कि इस त्रिभुज के अंदर ये 22 कोण है ना, तो ये अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये 3y इन दोनों कोणों का योग है, तो इन दोनों कोणों में से एक y है, तो ये 2y नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। अब अंदर वाला कितना होगा, ये दोनों मिला के 180 है, तो अंदर वाला हो जाएगा 180 में से 2y घटा लो। ठीक है, अब आपको पता है कि ये अंदर वाला ये और ये तीनों मिला के 180 डिग्री होंगे, तो मैं लिख देता हूं कि x डिग्री x डिग्री प्लस 2x डिग्री प्लस 180 माइनस 2y, ये तीनों कोण मिला करके इनका योग 180 होगा। अब देखो 180 तो कैंसिल ही हो गए, ये जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 180 जाएगा 0, माइनस 2 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 2y हो गया, 2y प्लस का, और यहां पे x और 2x कितना हो गया 3x। x का मान चाहिए ना, 3 को उधर भेज दो, 2y के बटे में 3 चला गया, तो x बराबर हो गया 2y बटे में 3, 2y बटे में 3, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब समझना वो क्या बोल रहा है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24, 18 है, तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या होगी। समचतुर्भुज के संदर्भ में आप जानते हैं कि दो विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटेंगे और चारों भुजाएं उसकी बराबर होंगी, ये समचतुर्भुज है। ठीक है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा बराबर है। ठीक है, विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, मतलब ये है कि ये विकर्ण मान लो 24 है, तो ये आधा टुकड़ा कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ये विकर्ण आपका मान लो 18 है, तो ये आधा टुकड़ा कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। आपको एक चीज पता है कि ये कोण समकोण है, क्योंकि दोनों विकर्ण समकोण पे काटते हैं। अब यहां पे देखिए ये और ये एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, बिल्कुल। समकोण त्रिभुज में लंब कौन है 12, आधार कौन है 9, तो यहां पे भुजा का मान लाना है। भुजा यानी कि यहां पे कर्ण हो जाएगी, तो कर्ण का मान कैसे आएगा, अंडर रूट आधार का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 प्लस, और आपके 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। ठीक है, तो 4 और 1 5, 8 4 12 का 2 हासिल का 1, ये 225। 225 का वर्गमूल क्या निकल गया 15 सेंटीमीटर, तो भुजा आ गई 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15। ठीक है, तो इसका आंसर है 15 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए तो ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए प्यारे साथियों। अब बताओ मुझे क्या लेवल टफ था क्या एग्जाम का, नहीं था। कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सारी चीजें बहुत आसान है। ठीक है, तो एवरेज कह सकते हैं, मतलब इजी ही था लगभग। कुछ क्वेश्चन को 4 5 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े ढंग के हैं, बाकी सब नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ये हो गया और बहुत ही शानदार। अब आपको कर्म करना आपके बस में था, आपके अधिकार में था, जो आपने कर लिया है, बहुत अच्छे से कर्म किया, पुरजोर प्रयास के साथ में आपने एग्जाम दिया। अब इसका जो परिणाम है वो जो होना होगा सो परिणाम होगा। आपको परिणाम पे आपका अधिकार वैसे ही नहीं है, परिणाम आप बदल ही नहीं सकते हैं, बस आपने प्रयास किया। अब उस प्रयास के अकॉर्डिंग जो आपको परिणाम मिलना है वो मिलेगा। तो आप चिंता रहित रहिए, चिंता से मुक्त हो जाइए, और बहुत अच्छा पेपर हुआ है या नहीं भी हुआ है तो भी आपको चिंता नहीं करनी है। नेक्स्ट आगे आने वाली वैकेंसियों के संदर्भ में आपको कोशिश जारी रखनी है। ठीक है प्यारे साथियों। अच्छा, आप में से वे लोग जो मैथमेटिक्स को ढंग से सीखना चाहते हैं, सारी समस्याओं का हल करना चाहते हैं मैथ्स में, क्वालिटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पर संपूर्ण अंकगणित एवं एडवांस मैथ कोर्स अवेलेबल है, वो आप जो है परचेज कर सकते हैं। और जिन भी लोगों ने वो कोर्स परचेज किया है, मेरी पूरी उम्मीद है कि उनका परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही होगी मैथ्स के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैंने हर टॉपिक को बिल्कुल बुनियाद से एडवांस लेवल तक पढ़ाया है, बिल्कुल जीरो बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया है। ठीक है प्यारे साथियों, ओके, गुड बाय, थैंक यू।